नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या। लाइसोसोम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज डी दुबे ने किया था। अगर पूछ दिया जाए कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो सी डी दुबे ने किया था। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थ का विघटन करना। लाइसोसोम का कार्य क्या है? कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थ का विघटन करना। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे कि आपका हो गया पंखा, घर में आपका विद्युत मोटर, जो वह यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूमने वाला। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। यह ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस यह जो है आँख का एक भाग है, जो कि आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी जब आपके आँख में प्रकाश जाता है अधिक से अधिक, तो वह जो है कि उसको नियंत्रित करता है। और फिर अगर आप प्रकाश से अचानक अंधेरे में आएंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा देर के बाद कुछ दिखाई दे लगता है, क्योंकि वह जो है कि अधिक प्रकाश में ज़्यादा क्या होता है, वह फैल जाता है और सिकुड़ जाता है अचानक अंधेरे में आने के बाद। इसलिए वहाँ पर थोड़ा देर के बाद दिखाई देता है। इसे आइरिस के कारण ही ऐसा होता है। तो आँख में आइरिस का काम है कि प्रकाश जो हमारे आँख में आते हैं उसे नियंत्रित रखता है। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, पलट पर बन सकता है, या वस्तु से थोड़ा छोटा होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु जो होता है आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आभासी। अब देखिए, अगर आपको 2 नंबर से पूछ दिया जाएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 नंबर के लिए। समतल दर्पण के बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह आकार में वस्तु के बराबर वह आभासी होता है। यानी समतल दर्पण जो हम लोग घर में दर्पण जो आईना का प्रयोग करते हैं, उसमें बना प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है। आप दर्पण के सामने जितना दूरी पर वस्तु को रखिएगा, जितना दूरी पर आप रहिएगा, उतना ही दूरी पर पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो आप इसे 2 नंबर के लिए लिख सकते हैं समतल दर्पण के बारे में। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? निम्नलिखित में किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन यानी कि एक बार जब उसे परिवर्तन किया जाए तो दोबारा वह उसी अवस्था में नहीं आएगा, यानी कि नया पदार्थ बन जाता है। तो लोहे में जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का अपघटन होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त तीनों।
अब देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाता है, यानी कि जो पदार्थ है उसका गुण सदा के लिए बदल जाता है एवं नया पदार्थ बन जाता है जिसका गुण मूल पदार्थ से सर्वदा भिन्न होता है, जिसका कि मतलब कि जो पदार्थ है वह नया पदार्थ बन जाता है और उसका गुण पहले वाले से बदल जाता है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, कोयला का जलना आदि। प्रश्न है किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल सबसे पहले दिया, तो किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोरेनसन ने दिया पीएच स्केल। अब देखिए इसका व्याख्या से समझते हैं। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल को सर्वप्रथम सोरेनसन ने दिया था। पीएच स्केल में अम्ल क्षार का मापक 0 से 14 अंक तक होता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। 7 से कम जिसका भी पीएच मान होगा वह अम्लीय होगा और पीएच 7 होने पर उदासीन, यानी कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा तथा पीएच 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होगा, यानी जिस पदार्थ का पीएच स्केल 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा, जिसका 7 होगा वह उदासीन होगा, जिसका 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्षारीय धातु होते हैं। आवर्त के प्रथम वर्ग में कौन सी धातु पाए जाते हैं? क्षारीय धातु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिंक। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है तो द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ब्रोमीन ओ धातु क्या है? द्रव्य धातु है। अगला प्रश्न है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं शोल्डर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि वह सोडियम जो है ना मुलायम होता है, इसलिए उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, P4। अगला प्रश्न आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रेफाइड। अगला प्रश्न है ग्रेफाइड कार्बन का एक अपरूप है जो क्या है? तो वह है मुलायम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाले सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो 22 कैरेट का होता है। आभूषण क्या बनता है?
22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है और वह मुलायम होता है, तो उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आभूषण जब भी बनता है तो वह 22 कैरेट का ही बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सोडियम को केरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल में रखा जाता है, सोडियम को। अगला प्रश्न है निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अम्लीय यानी कि 7 से कम, तो 5.6 से कम, 5.6 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रश्न कर रहा है जब चींटी किसी को जब काट लेता है तो उसमें कौन सा अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मेथोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए मेथोनिक अम्ल छोड़ देता है। अगला प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टमाटर में। अगला प्रश्न आपका कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो मधुमक्खी और मक्खी एक है, मेथोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना? 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है। तो दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 से 8, 6.6 से 8, 6.0 से 6.8 के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अम्लीय होता है 7 से कम, क्षारीय होता है 7 से अधिक और उदासीन होता है 7। अगला प्रश्न है आपका किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? अभी जस्ट बोले हैं 7 होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। परमाणु संख्या का आवर्त फलन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न को फिर से पढ़ते दोस्तों, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 होती है। सल्फर परमाणु की 72 कक्ष यानी कि बाहर वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो जीई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीई उपधातु है। प्रश्न है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है?
किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 3n²। अगला प्रश्न है, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 7 होती है, 7। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण क्या होती है? प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे किसी आवर्त सारणी में तो तत्व का गुण धर्म जो होगा वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सॉरी बी बिल्कुल सही है। वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा रोल महत्तम सेल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एम सेल। अगला प्रश्न है, 1 पीएम यानी पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 16। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हीलियम। अक्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। ये 40 ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, और आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो कल फिर मिलते हैं।